Good morning, everyone. Good Good morning, morning. sir. Morning. Good morning, sir. So हम लोग आज वन डायमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल या वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे. स्पेसिफिकली 1D पोटेंशियल का एग्जांपल है ये. तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 1D बॉक्स से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. 1D बॉक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन होगा यहाँ पर. तो 1D बॉक्स पोटेंशियल या 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल और डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इन सब का मतलब सेम. बॉक्स पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल या डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल. स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. स्क्वायर वेल पोटेंशियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे. एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और डीप या इनफाइनाइट, इसका मतलब है वेल का जो हाइट होगा ना वो इनफाइनाइट होगा. तो इनफाइनाइट या डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल इसका मतलब सेम. इन तीनों में से कोई भी फ्रेज क्वेश्चन में दिया रहे, तीनों सेम सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो सपोज वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल. पोटेंशियल इज 0 between 0 and L. Potential is infinity for x less than 0 and x greater than L. Look at the diagram. 0 to L, इस रीजन में पोटेंशियल क्या है? 0. और इसके बाहर पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट. लेफ्ट में भी इनफाइनाइट है, राइट में भी इनफाइनाइट. तो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इसको बोलते हैं. बिकॉज आप देखिए, अगर आप इस डायग्राम तो देखेंगे ये एक वेल की तरह दिखेगा. देखिए एक वेल की तरह पोटेंशियल वेल, और इस वेल का हाइट कितना है? इनफाइनाइट. तो ये वेल की तरह, वेल शेप की तरह दिख रहा है और जिसका हाइट है इनफाइनाइट. इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल या डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल. तो वो 0 to L में पोटेंशियल 0 और इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी. और जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या बताया गया था? इंटायर स्पेस को आप 2-3 रीजन में डिवाइड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे 3 रीजन में डिवाइड कीजिए. यहाँ पे कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल है, सेकंड रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल, थर्ड रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल, और बाउंड्री पे सडन चेंज हो रहा है. जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर, लुक एट द पॉइंटर. यहाँ पे इंफिनिटी है, बाउंड्री पे इंफिनिटी से सडनली क्या बन गया? 0. और एल पे 0 से क्या बन गया? इन्फिनिटी. इस टाइप का शेप है जो हम ड्रॉ करें. सपोज ये इनफाइनाइट लेवल है, बोलते ऐसे बताना पॉसिबल नहीं इनफाइनाइट लेवल कौन सा है. मान लेते हैं इनफाइनाइट लेवल है. बाउंड्री पे आके पोटेंशियल में सडन चेंज हो गया. इनफाइनाइट से सडनली क्या बन गया? 0. फिर 0 से सडनली क्या बन गया? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट, और बाउंड्री पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस, सडन जंप. तो ये एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है. इस टाइप के पोटेंशियल सिस्टम हम प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं, जैसा नहीं सिर्फ आर्बिट्री है. ठीक है, ऑब्वियसली एक आइडियल सिस्टम है. जो एक्चुअल सिस्टम हमें प्रैक्टिकल में दिखता है वो इससे थोड़ा चेंज डेविएटेड होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ना, नॉर्मली कुछ आइडियल सिस्टम डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकल जो सिस्टम होता है वो उससे थोड़ा सा चेंज होता है. लेकिन जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं उनके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है. मतलब जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स है, एक्चुअल जो सिस्टम्स है, उनके लिए आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते. तो क्या किया जाता है? पहले आइडियल सिस्टम का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है और फिर देखा जाता है जो एक्चुअल सिस्टम है वो आइडियल सिस्टम से कितना डिफरेंट है, और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग सिस्टम में क्या चेंज आ सकता है उसको मेजर किया जाता है. उसके लिए अलग अलग थ्योरीज है. परटर्बेशन थ्योरी है, वेरिएशनल मेथड है, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन है, जो आप मास्टर्स में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ आइडियल सिस्टम्स हैं. इन आइडियल सिस्टम का यूज करके ही जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं
उनको एनालाइज किया जाता है। बिकॉज जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स है उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो आइडियल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आइडियल सिस्टम से वो एक्चुअल सिस्टम कितना डिफरेंट है, और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग सिस्टम में क्या चेंज आ सकता है। चेंज मतलब वेव फंक्शन में क्या चेंज हो सकता है, एनर्जी में क्या चेंज हो सकता है, करेक्शन फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एट द एंड हम एक दो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिकली वो जेस्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है परटर्बेशन थ्योरी से, तो वो जेस्ट का पार्ट है, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर हम आइडियल सिस्टम से थोड़ा चेंज करते हैं तो वेव फंक्शन एनर्जी में चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परटर्बेशन थ्योरी। तो अभी हम आइडियल सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप के एक सिस्टम की अगर हम बात करें, जस्ट स्क्रीन इज विजिबल नाउ। Yes, sir. सर, तो इसका जो एग्जांपल मैं बता रहा था, सपोज आपने ये जो 0 to L है ना, ऐसे ही इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज 0, दिस इज L पॉइंट। आपने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल वायर ले लिया, इसका लेंथ क्या है L, मेटल वायर, और इसके दोनों तरफ इंसुलेटर ऐड कर दी। अब ये जो सिस्टम है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1D बॉक्स पोटेंशियल जैसा ही होता है। अब देखिए बीच में क्या है, मेटल, दोनों तरफ क्या है, इंसुलेटर। अब जहां पे मेटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो Yes, इस रीजन में पोटेंशियल को हम क्या मान सकते हैं, जीरो। zero. फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल जीरो। अब इस मेटल वाले रीजन में तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन अगर वो इस बाउंड्री पे आएगा, इस बाउंड्री पे जब आएगा तो इधर कितना पोटेंशियल, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर जो है वो तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रेजिस्ट करेगा। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। बस बाउंड्री के उस पर क्या है, इंसुलेटर, तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स देगा। इधर भी है इंसुलेटर, जिस रीजन में मेटल है वहां पे पोटेंशियल जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो इधर पोटेंशियल जो होगा वो एक लार्ज क्वांटिटी होगा। देखो ये पोटेंशियल डायग्राम इसी टाइप का है। जैसे मैंने बोला इन्फिनिटी जो है, ये ऑब्वियसली किसी प्रैक्टिकल सिस्टम में एक्चुअली इन्फिनिटी क्या है हमें पता भी नहीं है, वो इन्फिनिटी अचीव करना भी कैसे पॉसिबल होगा। बट हम देखते हैं कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो इनफाइनाइट स्क्वायर विल की तरह बिहेव करेंगे। तो इनफाइनाइट स्क्वायर विल में जो भी हम वेव फंक्शन एनर्जी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आप इन सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल क्लियर है? सर मतलब Yes. v बीच में जीरो होना ही जरूरी है या फिर अगर रिलेटिवली लार्ज होना चाहिए पोटेंशियल जंप? बीच में स्मॉल कम होना चाहिए, दोनों तरफ लार्ज होना चाहिए। मतलब जीरो सर हमने वो रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है कि वो फ्री पार्टिकल बिल्कुल, है। वो ओके सर। रेफरेंस लेवल है, जीरो ना होके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता था।
ये जो क्वांटिटी है, ये जो है इस रीजन में पोटेंशियल कम होगा और इसके कंपैरिजन में लेफ्ट में और राइट में पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये ऑलरेडी हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, लास्ट क्लास में देखा था। पोटेंशियल में इनफाइनाइट जंप प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल हैज इनफाइनाइट जंप किस किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 एंड l। अब यहाँ पे देखो बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है बाउंड्री, l पे है बाउंड्री, और इन दोनों पे पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस है और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जंप है, इनफाइनाइट माइनस 0 तो इनफाइनाइट होगा। तो पोटेंशियल हैज इनफाइनाइट जंप एट 0 एंड l, therefore dx will be discontinuous at 0 and l। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। If the potential has infinite jump at particular point, then dx will be discontinuous at those points। हमें प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे 0 और l पे इनफाइनाइट जंप है, तो उन 2 पॉइंट्स पे dx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। साई क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। साई विल बी कॉन्टिन्यूअस। साई कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, साई कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे dx डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे पोटेंशियल में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ जंप प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था लास्ट क्लास में ही, बाउंड स्टेट का प्रॉपर्टी। इफ द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, देन द एनर्जी आइगन स्टेट विल बी हैव डेफिनिट पैरिटी। डेफिनिट पैरिटी का मतलब क्या बताया गया था, Either even or odd। आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। लेकिन वो तभी होगा जब पोटेंशियल 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पे पोटेंशियल किसके अबाउट सिमेट्रिक है, L/2। L/2। 0 के अबाउट तो नहीं ना सिमेट्रिक, ये L/2 के अबाउट सिमेट्रिक। इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम बाद में देखेंगे, इसकी वजह से वेव फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी शो होगा वो बाद में देखेंगे। 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। Since the potential is not symmetric about x equal to 0, therefore energy eigenstate will not have definite parity। definite parity नहीं होगा, और definite parity होने ना होने का मतलब है neither even nor odd। neither even function nor odd। डेफिनेट पैरिटी नहीं है बिकॉज पोटेंशियल 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं, नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। नोट डाउन कर लीजिए। सर वो एन डिपेंडेंट आता है इसलिए हो रहा है ऐसा क्या? आपने एनर्जी और साई को एन डिपेंडेंट बताया था। कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? सर आपने बताया था ना कल परसों वाली क्लास में कि एनर्जी भी होगा इसमें जो एन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा और साई भी। तो उसमें प्रॉपर्टी क्या बताया था, उसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या बताया था? नहीं सर ये पैरिटी वाला मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ऑड और इवन इसलिए नहीं डिसाइड कर पा रहे हम लोग कि वो एन पे डिपेंड कर रहा है। ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं है इसलिए नहीं बता सकते, इवन भी नहीं होगा ऑड भी नहीं होगा। ओके। इसके साथ इन का कोई रिलेशन नहीं। सर यहाँ साई हर जगह पे डिफाइंड है, साई हर जगह पे डिफाइंड है ना हर जगह पे डिपेंड है, तो समझा नहीं। तो मतलब x की कोई भी वैल्यू हम ले लें वहां पे हम मतलब हमारा साई वैलिड है। हाँ साई कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफाइंड होगा। यस सर। हाँ ये हो सकता है, अभी देखेंगे जहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहां पे साइज 0 होगा, बस वहां पे पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं सकता।
पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। ये नोट डाउन कर लीजिए। वेव फंक्शन के बारे में अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। क्या हो गया सर। और सर बताएं। तो जो लास्ट पॉइंट पर हमने जो पैरिटी के बारे में बात किया है, हम जब मैथमेटिक्स में जैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लेके भी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कर सकते हैं इसमें। लेकिन इवन और तो जीरो के अबाउट ही देखते हैं ना। मगर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? जीरो के अबाउट सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। यस, मैं को बोल रहा था कि इसमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नहीं कर सकते, जैसे हम कर सकते ऑरिजिन शिफ्ट करेंगे तो वेव फंक्शन का फॉर्म भी तो बदल जाएगा ना। हैं। यस, शिफ्ट तो कर सकते हैं, उसमें वेव फंक्शन का फॉर्म बदल जाएगा। वो शिफ्टेड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। नाउ read the first point. Walls at x equal to 0 and x equal to L are perfectly rigid और absolutely impenetrable. 0 और L पे जो वाल है, बेसिकली पोटेंशियल, कोई फिजिकल वाल तो नहीं है, पोटेंशियल वाल है। दिस इज परफेक्टली रिजिड और एब्सोल्युटली impenetrable. So the particle will be reflected back into the well from the walls at 0 and L. तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L, इन पॉइंट्स पे जो वाल है वो परफेक्टली रिजिड है। परफेक्टली रिजिड इसलिए बोला गया है बिकॉज वाल का हाइट कितना है? इनफाइनाइट। जो वाल है, वाल का हाइट है इनफाइनाइट। अब एक वाल है जिसका हाइट इनफाइनाइट है, तो उसको क्रॉस करने के लिए पार्टिकल के पास एनर्जी भी तो बहुत लार्ज इनफाइनाइट होना चाहिए ना। बट प्रैक्टिकली किसी पार्टिकल के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? नो There is सर। no, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला गया है कि उस वाल को पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता। दोज वॉल्स आर परफेक्टली रिजिड। परफेक्टली रिजिड बोलने का मतलब है वेरी लार्ज हाइट, इनफाइनाइट। इस वाल को क्रॉस करने के लिए पार्टिकल के पास जितना एनर्जी होना चाहिए वो इम्पॉसिबल है। उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रैक्टिकली किसी भी पार्टिकल के पास नहीं हो सकता। तो इस वाल को क्रॉस करके पार्टिकल राइट में नहीं जा सकता या लेफ्ट में भी नहीं जा सकता। अगर ये रिजिड वॉल नहीं होता, अगर फाइनाइट वैल्यू होता तब एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी था क्रॉस करने का। बट यहाँ पर रिजिड वॉल होने की वजह से, इनफाइनाइट हाइट होने की वजह से पार्टिकल रीजन 1 और रीजन 3 में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वो किस रीजन के अंदर कन्फाइंड होगा? रीजन 1 के अंदर, रीजन 2 के अंदर। इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, तो पार्टिकल रीजन 2 के अंदर ही कन्फाइंड होगा। रीजन 2 मतलब 0 to L। तो देखिए क्या बोला गया है, रीड द सेकंड पॉइंट। सेकंड रीजन में पोटेंशियल क्या है? जीरो। जीरो। तो पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा, पोटेंशियल जीरो है तो फ्रीली मूव करेगा। तो पार्टिकल विल मूव फ्रीली इनसाइड द वेल। इनसाइड द वेल मतलब रीजन 2। दिस इज इनसाइड द वेल। रीजन 1 और रीजन 2 को बोलेंगे आउटसाइड द वेल। तो इनसाइड द वेल पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, तो पार्टिकल विल मूव फ्रीली इनसाइड द वेल एंड when the particle reaches the boundary, then the particle will feel a very large amount of force towards the center of the well and the particle will be reflected back into the well. तो पार्टिकल इस सेकंड रीजन में फ्री मूव कर रहा था, v इक्वल टू 0 है, तो पार्टिकल और जो भी पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है ना। पार्टिकल जब इस बाउंड्री पे पहुंचेगा, x इक्वल टू 0 पे जो बाउंड्री है वहां पे जो पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल में चेंज कितना है जब L पे पहुंचेगा? इनफाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, जो बाउंड्री है, इन दोनों पॉइंट्स पे चेंज इन पोटेंशियल कितना है? वेरी लार्ज, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। पार्टिकल
जीरो पे पहुंचे या एल पे पहुंचे, दोनों पे ही पोटेंशियल में चेंज कितना है, इनफाइनाइट। अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अगर हम बात करें तो माइनस डीवी डीएक्स। पोटेंशियल में चेंज अगर इनफाइनाइट है तो ये फोर्स भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। Right. इनफाइनाइट। तो जब पार्टिकल बाउंड्री पे पहुंचेगा वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, जो बोला गया है व्हेन द पार्टिकल रीचेस द बाउंड्री द पार्टिकल विल फील वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेल। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है वो तो इनफाइनाइट वाले पार्ट से समझ में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, ये जो माइनस है इसका सिग्निफिकेंस है पार्टिकल जिस तरफ मूव कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है पार्टिकल जिस तरफ मूव कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है। तो लुक एट द पॉइंटर, पार्टिकल अगर ऐसे राइट में मूव कर रहा है, राइट में मूव करते करते यहां पे पहुंचा, तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट, ऑपोजिट। इसी को बोला गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेल। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इधर फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। कौन, ये पोटेंशियल। तो इसकी वजह से पार्टिकल इसी वेल में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। देखिए लुक एट द पॉइंटर, इधर गया इस वॉल से रिफ्लेक्ट बैक कर गया, फिर इधर आया इस वॉल से रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मतलब इसी वेल के अंदर वो टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसको क्रॉस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो प्रैक्टिकली पार्टिकल के पास नहीं है। जब पार्टिकल बाउंड्री पे पहुंचेगा तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स फील करेगा जो पार्टिकल को इसी वेल के अंदर वापस भेज देगा। तो इसी वेल के अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा, इधर गया रिफ्लेक्ट होके फिर इधर आया, फिर टू एंड फ्रो ऐसे रिफ्लेक्ट करता ही रहेगा, मतलब बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इस वेल के अंदर ही रहेगा। इसके बियॉन्ड जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0। तो इसीलिए इसको 1D बॉक्स पोटेंशियल भी बोलते हैं। बॉक्स का मतलब है इट लुक्स लाइक ए 1D बॉक्स, कोई फिजिकल बॉक्स नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल बॉक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल इसी एक 1D बॉक्स के अंदर कन्फाइंड, इसी के अंदर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसके बियॉन्ड इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पार्टिकल मूव करने का प्रोबेबिलिटी 0। और पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वेव फंक्शन भी क्या होगा इस रीजन में, 0 हो जाएगा। 0। इस पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं सकता, तो वेव फंक्शन भी 0 आना चाहिए। और जो सेकंड रीजन है उसमें पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, तो साई क्या होगा, नॉन जीरो। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, वो तो टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चलेगा। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। पार्टिकल जो रीजन 2 में मूव कर रहा है वो तो स्पेस 2D है ना, तो 1D बॉक्स में बोल रहा कहाँ पे 2D है, Region वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल सिर्फ वैसे ही मूव कर रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ वैसे मूव कर रहा है। ये तो पोटेंशियल है ना, ये तो पोटेंशियल लेवल समझाने के लिए वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया है। यस जैसे यहाँ पे था ना ये वाला। यस सर। हेलो सर। बताइए। सर यहाँ पर जो रीजन 1 और रीजन 3 पे परफेक्टली रिजिड और इम्पेनिट्रेबल बोला जा रहा है, मतलब फिजिकली है या फिर पोटेंशियल बहुत हाई है इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली लार्ज पोटेंशियल होता है तो पेनिट्रेशन का प्रोबेबिलिटी 0 ही होता है, मतलब ये 0 इसके ये जो v इक्वल टू 0 था इसके कंपैरिजन में ये पोटेंशियल बहुत लार्ज है। एक्चुअली इन्फिनिटी तो कभी भी नहीं है बट बहुत लार्ज है, जी बट इतना लार्ज है जो पार्टिकल पेनिट्रेट करके रीजन 3 या रीजन 1 में नहीं जा सकता, इसलिए परफेक्टली रिजिड बोला गया। मैथमेटिक्स करने के लिए इन्फिनिटी लिया गया है बट एक्चुअली इट इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू 0।
यस सर। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। हो गया। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। रीजन आउटसाइड द बॉक्स। अब ये वेव फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स सॉरी आउटसाइड द बॉक्स मतलब कौन सा रीजन? सर वी रीजन 1 एंड 1 3। and 3। मतलब जिस रीजन में पार्टिकल मूव कर रहा है वो बॉक्स है रीजन 2, तो वो इनसाइड द बॉक्स। और आउटसाइड द बॉक्स मतलब रीजन 1 एंड रीजन 3। इन दोनों रीजन में पोटेंशियल क्या है? साइन नाइट। इनफाइनाइट। तो पार्टिकल पेनिट्रेट करने का प्रोबेबिलिटी 0। So particle cannot penetrate outside the box. Therefore, probability of finding the particle in region 1 and region 3 will be 0. Infinite potential है, पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस करके रीजन 1 रीजन 3 में पास नहीं कर सकता, तो पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। तो वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स विल बी 0। आउटसाइड द बॉक्स मतलब रीजन 1 रीजन 3 दोनों। रीजन 1 रीजन 3। नेक्स्ट रीजन इनसाइड द बॉक्स, जहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है, रीजन 2। तो रीजन 2 में वेव फंक्शन क्या होगा? उसके लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और जैसे बताया गया था आई थिंक 1-2 लेक्चर पहले, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तब आपको जो वेव फंक्शन मिलता है वो किस टाइम के लिए होता है? इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से जो हमें वेव फंक्शन मिलता है दैट इज द वेव फंक्शन एट t इक्वल टू 0। अगर आपको किसी भी आर्बिटरी टाइम पे कैलकुलेट करना है तो वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, e टू द पावर माइनस आयोटा e t बाई h का टाइम एवोल्यूशन पार्ट। तो जनरली हम क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं t इक्वल टू 0 के लिए, फिर टाइम एवोल्यूशन पार्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको किसी भी आर्बिटरी टाइम के लिए वेव फंक्शन पता चल जाए। तो फॉर रीजन 2 पोटेंशियल इज 0। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें जो v ऑफ x होता है इसके बदले 0 पुट कर सकते हैं। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। v ऑफ x के बदले क्या आ जाएगा? 0। तो इक्वेशन ये बनेगा d2 साई dx2 प्लस 2me बाई h कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। सर वो v माइनस e होना चाहिए ना? e माइनस v होता है, ये तो जनरल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। वो तो के स्क्वायर अज्यूम करने का टाइम पे होता है ना, e माइनस v या v माइनस e, वो डिपेंड करता है कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड पे h स्क्वायर बाय 2m वो तो काइनेटिक एनर्जी और vx पोटेंशियल है इक्वल टू फाइनल एनर्जी होना चाहिए, तो v इसमें माइनस माइनस भी होता है, काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल माइनस होता है, माइनस h का स्क्वायर बाय 2। जैसा आप माइनस मल्टीप्लाई करें। नोट डाउन कर लीजिए, vx के बदले 0 पुट कर गया तो ये हमारे पास इक्वेशन, और ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
यहाँ पे आप चेक कीजिए, पार्टिकल का एनर्जी मान लेते हैं E और सेकंड रीजन में पोटेंशियल क्या है? 0 जीरो। तो सेकंड रीजन में जो पोटेंशियल है वो जीरो है और एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगा ना, बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। पोटेंशियल आपका जीरो है बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन सेकंड रीजन एनर्जी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। और लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर वेव पोटेंशियल डिस्कस किया था। एनर्जी अगर पोटेंशियल से ज्यादा सर डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? यार हाँ यार अचानक से एक बार ग्रुप में मैसेज करेगा।
Screen is visible now? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, एनर्जी इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल इज जीरो, सो एनर्जी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। तो एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो वेव फंक्शन किस फॉर्मेट का होगा? सर एसएचएम टाइप का होगा। साइन और Sine कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल फॉर ए स्क्वायरेबल पोटेंशियल वेल, तो साइन कोसाइन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये जो 2me/h का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको k स्क्वायर अज्यूम किया जाता है एंड k हैज द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर।
जैसा लास्ट क्लास में बताया गया। यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 हो गया, तो के स्क्वायर इज 2me बाई एच कट स्क्वायर, दिस इज द के स्क्वायर कांस्टेंट, के हैज द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज के स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो के इमेजिनरी बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. तो ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2 साई dx2 प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन साइन कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, जैसा हमने स्क्वायरल पोटेंशियल के प्रॉपर्टी में डिस्कस किया। ये एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है तो साइन कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2 साई dx2 प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 1। साई सफिक्स में इन का मतलब है दिस इज द वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स, दिस इज द वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स। ना इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, a sin kx प्लस b cos kx। अब जो यहाँ पे बोल रहे थे जो के स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज के हैज द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। अब ये काफी आसानी से आप समझ सकते हो जो के का डायमेंशन वेव नंबर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए के स्क्वायर क्या अज्यूम किया गया है, के स्क्वायर क्या है 2me बाई एच कट स्क्वायर। यहाँ पे E कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक। टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए पार्टिकल जिस रीजन में मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, जीरो। सो EP पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है इट विल बी 0। ये बेसिकली होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एच कट स्क्वायर। नाउ इसको आप लिख सकते हो, देखिए 2m बाई एच कट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी के बदले हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। यहां पर भी 2m कैंसिल कर गया, ये आ गया p स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। p के बदले आप लिख सकते हो h कट k, और ये आएगा h कट स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर। अब देखिए मोमेंटम के एक्सप्रेशन में जो k आता है वही k है, ये k हैज अ डायमेंशन ऑफ वेव नंबर, आप यहीं से समझ सकते हैं। h कट स्क्वायर h का कैंसिल करके k स्क्वायर ही तो आएगा, और ये जो मोमेंटम के एक्सप्रेशन में k होता है वो वेव नंबर ही होता है। तो यहाँ पे जो हमने k स्क्वायर अज्यूम किया है 2me बाई एच कट स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। k अगर वेव नंबर है तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है जब पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज ये मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल का कॉरिस्पॉन्डिंग वेव कैरेक्टर होता है, उस वेव कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, मैटर वेव, और मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब देखिए अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो 2 पाई बाई k, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, k के साथ रिलेटेड है। k क्या है इस केस, k के बदले आप लिख सकते हो अंडर रूट 2me h कट स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो h कट आ जाएगा, और 2 पाई h कट को क्या लिख सकते हैं, h लेंथ कांस्टेंट। h कट होता है h बाई 2 पाई, तो h कट के बदले h बाई 2 पाई रिप्लेस कीजिए, h आएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0।
इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। अभी कुछ देर बाद एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं, जो एनर्जी आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन होगा, नोट डाउन कर लीजिए। सर तो ये सब एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं होगा? ये सारा नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन। ओके सर। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं पार्टिकल का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम, कंपेरेबल नहीं। सर और एक क्वेश्चन है सर, सर मतलब अगर यहाँ पे हम लोग वो टाइम डिपेंडेंट वाला वो टर्म मल्टीप्लाई करेंगे e पर माइनस e बाय h का t, सर तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे शायद 0 हो जाएगा। नहीं, वो आयोटा है ना वहां पर, वो डिकेइंग थोड़ी ना है। आयोटा का मतलब ऑसिलेटरी होता है ना। ओके ओके यस। e टू द पावर माइनस आयोटा, उसके अंदर साइन कोसाइन है, साइन कोसाइन डीके थोड़ी ना करता है टाइम के साथ, तो ऑसिलेट करेगा। ओके सर। सर के हमेशा वेव नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा ना? स्क्वायरल पोटेंशियल में जो के हम लिखते हैं वो वेव नंबर, मतलब सर जो भी बट सॉल्यूशन एटलीस्ट जिस रीजन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस रीजन में तो वेव नंबर ही है। हाँ सर, उसी से डाउट था सर कि जैसे आपने कल के दो मतलब सॉल्यूशंस बताए थे सर, जिसमें K1 एक आयोटा वाला पार्ट आता था और एक K1 K2 लिया था सर। तो मतलब एक ही पार्टिकल का वेव चेंज कर रहा है, वेव नेचर में उसका वेवलेंथ चेंज कर रहा है। तो वो रीजन चेंज कर रहा है ना, रीजन भी तो अलग है, सेम रीजन थोड़ी ना है। तो सर वो मैटर मतलब चेंज कर जाएगा, अगर कोई एक हमने कोई पार्टिकल लिया है तो अपना वो आइडेंटिटी फिर लॉस नहीं कर देगा? ये कोई आइडेंटिटी या मैटर की बात नहीं चल रही है वहां पे। दोनों क्या एक ही रीजन के लिए बताया गया था? अलग अलग रीजन के लिए सर। तो अलग अलग रीजन में पार्टिकल का वेलोसिटी अलग हो सकता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ भी अलग हो सकता है। हाँ सर। अब मीडियम रीजन चेंज करने पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज करते हैं, उसका मतलब थोड़ी ना है जो मैटर अपना आइडेंटिटी चेंज करेगा। ऐसे भी तो लाइट में भी तो लाइट में भी तो होता है, मीडियम चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज नहीं करता। हाँ सर, वही कॉन्सेप्ट है। तो सर ये स्पीड से रिलेटेड है बेसिकली, इसके वेलोसिटी से रिलेटेड है। नोट डाउन हो गया है? यस सर। सर तो देखिए आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल कितना था? सॉरी सर जी पोटेंशियल इंफिनिटी, वेव फंक्शन वेव फंक्शन 0। आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन 0 है, और इनसाइड द बॉक्स नॉन 0 जीरो। इनसाइड द बॉक्स नॉन जीरो, साइन और कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ हमने अभी बाउंड्री की बात नहीं की है, तो नेक्स्ट हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके बाउंड्री पे वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे, और जो ए बी वैल्यू है ना उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए बी जो कॉन्स्टेंट्स है। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का मतलब बेसिकली क्या है? जो भी हम वेव फंक्शन की या एनर्जी आइगन फंक्शन की बात कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो अगर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंड्री पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे कितने बाउंड्रीज हैं? 2। तो फर्स्ट कंडीशन, साई ऑफ एफ शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट द बाउंड्री x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे पहला बाउंड्री है, वहां पे साई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। साई कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए ये डायग्राम देखिए, हम इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो इसके लेफ्ट में जो वेव फंक्शन है और इसके राइट में जो वेव फंक्शन है, उन दोनों का वैल्यू 0 पे सेम आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट में जो वेव फंक्शन है और राइट में जो वेव फंक्शन है, दोनों का वैल्यू 0 पे सेम आना चाहिए। देखिए साई इन एट x इक्वल टू 0
will be equal to psi out at x equal to 0. इनसाइड द बॉक्स जो वेव फंक्शन है और आउटसाइड द बॉक्स जो वेव फंक्शन है, दोनों बाउंड्री पे सेम आने चाहिए। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अप्लाई करता है कंडीशन। साई इन क्या था? a sin kx प्लस b cos kx। तो देखिए साइन वाला पार्ट 0 बन जाएगा, कॉस वाला पार्ट 1 बन जाएगा, x के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो a sin kx b cos kx। और जो आउटसाइड बॉक्स वेव फंक्शन है, ये ऑलवेज क्या है? 0। 0 वो तो नॉन जीरो है नहीं, बाउंड्री पे भी 0 ही होगा। तो साई इन साइन कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसमें x के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा। और साई आउट तो ऑलवेज 0 है, तो बाउंड्री पे भी 0 होगा। यहां से आप चेक करके देखो, आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू पता चलेगा। बी 0, बी अगर 0 हो गया तो साई इन को आप क्या लिख सकते हैं? a साइन के एक्स। साइन कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन था, बट जो बी वाला पार्ट है वो 0 आ गया, तो कोसाइन होगा नहीं, सिर्फ साइन, a साइन के एक्स। ना जो दूसरा बाउंड्री कंडीशन है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करें। दूसरा कंडीशन क्या है? साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट द सेकेंड बाउंड्री। सेकेंड बाउंड्री है x इक्वल टू एल पे, तो सेकेंड बाउंड्री पे साई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। साई इन एट x इक्वल टू एल एंड साई आउट एट x इक्वल टू एल शुड बी 0, शुड बी सेम, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो साई इन क्या है? a साइन के एक्स। इसमें x के बदले l रिप्लेस करते हैं, ये आएगा। और साई आउट कितना होता है? 0। तो a साइन के एल इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए a 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर a 0 बन गया तो वेव फंक्शन क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन तो 0 नॉन 0 होना चाहिए, तो a 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 हुआ तो बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन 0 बन जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो a 0 नहीं बन सकता, किसको 0 होना पड़ेगा? साइन के एल। तो साइन के एल इक्वल टू 0, के एल इक्वल टू एन पाई। साइन थीटा 0 होता है तो थीटा क्या होगा? एन पाई। तो के एल इक्वल टू एन पाई, तो वहां से के आ जाएगा एन पाई बाई एल। तो ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कीजिए, यू विल ऑब्टेन द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। और ये सारा पर्टिकुलर आइगन स्टेट है या लीनियर कॉम्बिनेशन है? पर्टिकुलर आएगा। सारा पर्टिकुलर एनर्जी आइगन स्टेट है, ध्यान रखिएगा। हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके पर्टिकुलर एनर्जी आइगन स्टेट ही कैलकुलेट करते हैं। नोट डाउन कर आपने लीजिए। ए 0 क्यों नहीं बोला सर? a 0 होगा तो साइन 0 बन जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, पूरे रीजन में 0 बन जाएगा इससे। कॉन्टिन्यूअस जो कंडीशन 1 है उसको साई की प्रॉपर्टी जो है वो वहां पे यूज करें ना। साई का जो प्रॉपर्टी होता है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एवरी पॉइंट पे, तो हम बाउंड्री पे कॉन्टिन्यूअस है ये चेक कर रहे हैं। हो गया।
तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमारे पास आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन क्या है? 0। और इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन क्या है? नॉन a जीरो साइन नॉन जीरो a साइन n पाई x बाई n। a का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है? n का वैल्यू होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सर जीरो क्यों नहीं हो सकता? डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप ये साइन थीटा के लिए कंडीशन लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें, वहां पे n 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें, जब होता है साइन थीटा 0 है, थीटा को आप n पाई लिखते हैं, तो n 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। बट यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का लिखा गया है, 0 या नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखे गए हैं। 0 -1 -2 -3 नहीं लिखे गए हैं। उसका एक पर्टिकुलर रीजन, ये सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिए जाते हैं, 0 या नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं लिया जाता, उसी का रीजन यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखे गए हैं। रीड द फर्स्ट पॉइंट। द वैल्यू n इक्वल टू 0 इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट विल मेक psi in equal to 0 everywhere inside the box। अगर आप n इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो वो बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन को 0 बना देगा। बिकॉज वेव फंक्शन क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया, psi in ये आया था सम कांस्टेंट a इंटू साइन n पाई x बाई l, ये आया था ना भी सॉल्यूशन। अगर आपने यहां पर इन के बदले 0 रिप्लेस कर दिया तो साई इन क्या चला आएगा? 0 फॉर ऑल x। यहाँ पर x पे डिपेंडेंसी, मतलब x तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज n 0 है, साइन 0 0 बन जाएगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब बताइए, पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, बॉक्स के बाहर तो जा नहीं सकता, बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या बॉक्स के अंदर सारे पॉइंट पे वेव फंक्शन 0 होना पॉसिबल है? नो नो सर। तो पार्टिकल गया कहां पे? पार्टिकल बाहर जा नहीं सकता, अंदर मूव कर रहा है बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स के अंदर सारे पॉइंट्स पे वेव फंक्शन 0 होना ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसीलिए n इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं किया जाता। बिकॉज n इक्वल टू 0 लेंगे तो वेव फंक्शन सारे पॉइंट पे 0 हो जाएगा, जो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आया n इक्वल टू 0 क्यों नहीं कंसीडर किया गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं कंसीडर किया गया? -1 -2 मैथमेटिकली तो होता है। The negative integer values of n are also not included because n and minus n give the same wave function up to a sign। आप पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव इंटीजर लो, वो आप सेम स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सपोज आपने n इक्वल टू 3 कंसीडर किया पॉजिटिव इंटीजर, n इक्वल टू 3 के लिए स्टेट क्या आएगा? psi 3 a साइन 3 पाई x बाई l। और अगर n इक्वल टू -3 लेते हैं तो साई -3 नेगेटिव इंटीजर लिया तो यहां पे आएगा a साइन -3 पाई x बाई l। अब बताइए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन। माइनस साइन थीटा। sin थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस a साइन 3 पाई x बाई l।
अब आप बताइए साई 3 और साई -3 लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है सर। डिपेंडेंट है। आप एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। देखिए साई -3 विल बी इक्वल टू माइनस साई 3x। लेकिन सर आइगन वैल्यू में तो चेंज हो गया ना, उसमें ए था, इसमें माइनस था। ये आपका आइगन वैल्यू है। नो सर। आई हमने ऑपरेटर ऑपरेट ही नहीं किया तो आइगन वैल्यू कहां से आ गया? हाँ ये सर। नॉर्मलेशन कांस्टेंट है। तो साई -3 इक्वल टू माइनस साई 3। तो साई 3 और साई -3 क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सेम फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन? सेम। सेम। तो बताइए ये दोनों सेम स्टेट ही है, मतलब आप n इक्वल टू 3 लो या n इक्वल टू -3 लो, सेम स्टेट आएगा। n इक्वल टू 3 लो या n इक्वल टू -3, सेम स्टेट। तो बताइए अगर ये दोनों सेम स्टेट ही है तो एक ही स्टेट को दो बार काउंट करने का कोई मतलब है? नो सर। अगर अलग स्टेट होता तब भी काउंट कर लेते, लेकिन आप n लो या -n लो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव इंटीजर लो, वो सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू -10 लो, दोनों सेम स्टेट ही है, तो एक स्टेट को दो बार काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ अलग फिजिक्स तो निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंक्लूड किया गया है। अगर आप नेगेटिव इंटीजर ले भी लेते हैं तो कोई नया स्टेट नहीं आएगा, एक ही स्टेट रिपीट करेगा। पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो आइगन स्टेट्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी सेम आइगन स्टेट्स आएंगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू के बारे में। एनर्जी आइगन वैल्यू है ना, उसमें n स्क्वायर आएगा। जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उसमें n स्क्वायर आता है। तो आप बताइए आप पॉजिटिव n लो या नेगेटिव n लो, उसका स्क्वायर करोगे तो सेम ही आ जाएगा ना, ठीक है? Yes, sir. तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनर्जी आइगन वैल्यू में n स्क्वायर आता है, तो पॉजिटिव n लो या नेगेटिव n लो, स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव इंटीजर चूज नहीं किया जाता, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए सेम स्टेट्स मिलते हैं। जीरो एक्सक्लूड किया जाता है, बिकॉज जीरो इंक्लूड करेंगे तो साइन जीरो बन जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और नेगेटिव इंटीजर इसलिए काउंट नहीं किया जाता बिकॉज नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेम स्टेट मिलेंगे, इसलिए एक ही स्टेट को दो बार काउंट करने का कोई लॉजिक नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज आस्क। सर आपने इसमें ये भी सेम बताया स्टेट दे रहा है क्योंकि सर इसमें जो साई है वो सर किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर। मैंने सेम स्टेट होने का मतलब क्या बताया था? आई थिंक एक दो क्लास पहले ही बताया था। सेम स्टेट मतलब क्या सेम होना चाहिए? डिपेंडेंट मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ सेम स्टेट का मतलब कौन सा क्वांटिटी सेम होगा? लीनियरली डिपेंडेंट तो वो मैथमेटिकली चेक करने का तरीका है। क्वांटम नंबर। यस सर, क्वांटम। भी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। सेम स्टेट का Size मतलब same सेम होना डिस्ट्रीब्यूशन। आइगन सेम स्टेट का मतलब सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बोलते हैं दो स्टेट सेम है, मतलब उनके कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो जब आप साई 3 या साई -3 इन दोनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करेंगे ना। तो अब साई 3 का स्क्वायर करो या साई -3 का स्क्वायर करो, सेम ही आएगा। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसीलिए बोल रहे हैं सेम स्टेट। ऑब्वियसली सेम साई तो है ही, मतलब वो तो होगा ही, जो वेव फंक्शन सेम है। सेम स्टेट का मतलब है सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि ये इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि साई जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता और उससे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो मॉड ऑफ साइज का रहता है, इसलिए। आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसी के आंसर दे रहा हूँ।
इसके साथ साई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं। तो साई सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। साई क्वांटिटी, साई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सेंटेंस यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तब भी चले। साई 3 और साई -3 सेम स्टेट को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम। जस्ट यही आंसर है। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन या जो हमने एनर्जी आइगन स्टेट कैलकुलेट किया उसका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई n स्टार साई n dx इक्वल टू 0। यहाँ पे n क्या है? क्वांटम नंबर बताया गया था, n है क्वांटम नंबर और n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 2 1 2 3 3 एंड सो ऑन। जीरो और नेगेटिव इंटीजर चूज नहीं किया जाता, रीजन अभी बताएंगे। ना देखिए, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 0 to L। गलत नहीं है वो, बट किसी भी सिस्टम में जब आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, जनरल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म है इंटायर स्पेस में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1। इसको आप 3 रीजन में डिवाइड करो, -इन्फिनिटी टू 0, 0 to L and L to infinity। -इन्फिनिटी टू 0 कौन सा रीजन है? फर्स्ट रीजन। रीजन 1, मतलब साई आउट यूज करेंगे। रीजन 1 और रीजन 3 तो आउटसाइड द बॉक्स है ना, तो साई आउट, तो साई स्टार साई। सेकंड, 0 to L का मतलब रीजन 2, एंड L to infinity, ये भी रीजन 3 है आउटसाइड द बॉक्स। तो ऐसे 3 रीजन में हमने डिवाइड कर दिया। अब बताइए आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन क्या है? 0। तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, थर्ड पार्ट 0 हो जाएगा। जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ सेकंड पार्ट से आएगा। तो बुक्स में नॉर्मली यही लिखा रहता है, 0 to L साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में ऑलवेज स्टार्ट यहीं से होता है। अब नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? जहां पे वेव फंक्शन नॉन जीरो है वहीं से नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा। जो बाकी 2 रीजन है उसमें वेव फंक्शन ही 0 है, तो इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। तो ऑलवेज ये ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम, ऑल 1D सिस्टम। अब होता है कुछ पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे इसकी 1D बॉक्स पोटेंशियल में फर्स्ट और थर्ड रीजन में 0 है, तो 0 कंट्रीब्यूशन, नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी से आएगा। और टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यही लिख देते हैं कि दिस इक्वल टू 1 इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वो गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं बुक्स में जो लिखा गया वो गलत है, बट स्टार्ट ऑलवेज हम इस जनरल फॉर्म से ही करते हैं। अब यहाँ पे साइन के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? ए साइन n पाई x बाई। ठीक है, तो ये अप्लाई करके आपको कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैपिटल ए है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो मैं ये कैलकुलेशन रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग कर लीजिएगा इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कम्स आउट टू बी ±√2/L।
दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और नॉर्मली हम प्लस साइन ही कंसीडर करते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं। तो देखिए, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल for the innate energy eigenstate can be written as this. innate energy eigenstate के लिए पार्टिकल का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यस, 0 to L का मतलब इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन ये होगा, आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन इज 0, अंडर रूट 2 by L sin n pi x by L। दिस इज द वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स, और बाहर तो 0। ये पर्टिकुलर आइगन स्टेट के लिए है, लिनियर कॉम्बिनेशन के लिए नहीं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द इनेट एनर्जी आइगन स्टेट, ध्यान रखिएगा। लिनियर कॉम्बिनेशन तो हम आर्बिट्ररी कुछ भी लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर एनर्जी आइगन स्टेट के लिए वेव फंक्शन। एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जब क्वेश्चन में 1D बॉक्स पोटेंशियल गिवन होगा तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए जिसमें वेव फंक्शन ऐसा ही दिखता है, या किसी क्वेश्चन में अगर आपने इस टाइप का वेव फंक्शन देख लिया तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए जो इसमें बॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ऐसा वेव फंक्शन तो हमने बॉक्स पोटेंशियल में भी देखा। तो ये वेव फंक्शन का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ये देख के आप आइडेंटिफाई करना। ऐसा नहीं है जब एग्जाम में बैठ के टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तब तो एक क्वेश्चन करने में आधे घंटे लग जाएंगे। सर यहाँ पे साइन की जगह कोस भी रह सकता है क्या? सॉल्यूशन में कॉस आया था? सॉल्यूशन में क्या आया था? साइन ही था। साइन ही था ना, साइन है। तो कॉस Yes. कैसे कर सकते हैं? कॉस वाला पार्ट तो 0 बन गया था ना, बी 0 था। यस हम अपने मर्जी से सॉल्यूशन नहीं बदल सकते, जो सॉल्यूशन में आएगा उसी को लिखेंगे। सर, मुझे कंफ्यूज है फॉर्मेट के लिए, जैसा कि साइन का ही फॉर्मेट मतलब आवश्यक है, इस वजह से मैंने मेरा मान में है कि हो सकता है कि फॉर्मेट मतलब कोस भी हो सकता है, इसलिए मैं पूछा। यहाँ पे जो एल है, एल को आप क्या बोल सकते हो, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में है जो पोटेंशियल वेल है उसका विड्थ क्या है, एल, या साइज ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो एल को हम बोल सकते हैं विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल, और साइज ऑफ द बॉक्स। 1D बॉक्स है, उसका साइज क्या है, एल। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज किया रहे, साइज ऑफ द बॉक्स एल है, या विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल एल। नोट डाउन कर लीजिए, तो क्वेश्चन है इसमें, तो प्लीज आप Sir, previous slide, please. Thank you. यस। इस तरीके से हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी आइगन वैल्यू। अगर एनर्जी आइगन स्टेट है तो आइगन वैल्यू भी होगा, तो एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो के का एक्सप्रेशन आया था ना,
के किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को, वेव नंबर। वेव नंबर। तो के का जो एक्सप्रेशन आया था उसी से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। के स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या था, 2me बाई एच कट स्क्वायर। ई के बदले यहाँ पे en लिखा गया है बिकॉज हम nth स्टेट के लिए एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो 2me बाई एच कट स्क्वायर, राइट हैंड साइड सेम, यहां से en आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। en is n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। हम इसको h कट के फॉर्म में, h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, h भी हो सकता है, h कट भी हो सकता है, क्या है यहाँ पे जस्ट h कट के बदले h बाई 2 पाई रिप्लेस कर दीजिए, h कट के बदले h बाई 2 पाई, ये फॉर्म आ जाएगा। ये क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द इनेट एनर्जी आइगन स्टेट, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द इनेट एनर्जी आइगन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए n के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 and so on. 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो डिस्क्रीट आएगा या कॉन्टिन्यूअस आएगा, Discrete. डिस्क्रीट आएगा ना, E1 E2 E3 कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। कॉन्टिन्यूअस होता तो हम बोलते हैं ऑल वैल्यूज आर अलाउड, कॉन्टिन्यूअस होता तो हम बोलते हैं ऑल वैल्यूज आर अलाउड, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज भी आएंगी तो ये डिस्क्रीट है। किसी को ध्यान है, लास्ट क्लास में बताया था 1D बाउंड स्टेट में ये डिस्क्रीट एनर्जी क्यों आता है, इसके पीछे रीजन क्या है। नो वन, लास्ट क्लास में बताया था 1D बाउंड स्टेट प्रॉपर्टी 1। ग्राउंड स्टेट और ऐसे करके कुछ बताया था आपने, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट सेटल स्टेट करके होता है। नॉन डिजेनरेट होता है सर, इसलिए नॉन डिजेनरेट अलग क्वेश्चन, अलग रीजन। इसको मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रीट क्यों आता है एनर्जी बाउंड स्टेट में। स्कैटरिंग स्टेट में तो हम बाउंड डिस्क्रीट एनर्जी की बात नहीं करते। प्रिसाइसली डिफाइन होती है बाउंड्री कंडीशंस के लिए, बाउंड्री कंडीशन की वजह से। आप यहाँ पे देखो एनर्जी का जो ये एक्सप्रेशन आया है, जहां से हम बोल रहे हैं ये डिस्क्रीट होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अलाउड होंगे। ये आया कहां से, k इक्वल टू एन पाई बाई एल, इस एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन हमें कहां से पता चला था, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमें k का वैल्यू पता चला। तो किसी भी 1D बाउंड स्टेट में ये जो एनर्जी डिस्क्रीट होता है ना, इसका रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री कंडीशन। मैंने दो चीजें बताई थी, एक बाउंड्री कंडीशन और यहाँ पे हम बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो प्लस माइनस इंफिनिटी पे वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो एनर्जी डिस्क्रीट आता है इसके पीछे इन दोनों में से ही कोई एक रीजन होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री कंडीशन और प्लस माइनस इंफिनिटी पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। बाउंड स्टेट है तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही। तो वो कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं वहीं से पता चलता है एनर्जी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। ये एनर्जी का वैल्यू जब इस रिलेशन को फॉलो करेगा तभी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा एनर्जी ले लिया होता, सपोज आपने ऐसा एक एनर्जी लिया जो इस फॉर्मेट को फॉलो ना करे, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई ना करने का मतलब वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन एनर्जी का डिस्क्रीट होना जरूरी है। प्लस माइनस इंफिनिटी पे साई 0 होने के लिए एनर्जी डिस्क्रीट होना जरूरी है। इन एवरी वन डायमेंशनल बाउंड स्टेट जब एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जाता है वहां पे एनर्जी डिस्क्रीट आएगा, और वो डिस्क्रीट आना
बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, वेव फंक्शन प्लस माइनस इंफिनिटी पे 0 होगा, इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ऐसा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है जितना बॉक्स पोटेंशियल में है, बट हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी जो डिस्क्रीट एनर्जी आता है वो सेम रीजन की वजह से, वहां पे बाउंड्री कंडीशन नहीं है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर कोई बाउंड्री नहीं है, वहां पे हम बोलेंगे प्लस माइनस इंफिनिटी पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई करके एनर्जी डिस्क्रीट आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी अगर पूछता है जो 1D बाउंड स्टेट में डिस्क्रीट एनर्जी आना ही जरूरी क्यों है, आपका आंसर होगा 1D बाउंड स्टेट है तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एनर्जी का डिस्क्रीट होना जरूरी है। एनर्जी अगर हमने कॉन्टिन्यूअस लिया, वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्लियर है पॉइंट? यस तो इसी एक्सप्रेशन को इस 1 मिनट ऐसे लिखा गया है, क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये जस्ट थोड़ा सा पोर्शन है, कंप्लीट कर लेता हूं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू के एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, En इक्वल टू दिस, ऊपर जो लिखा गया था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो n इक्वल टू 1 का मतलब होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, n इक्वल टू 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो E1 होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यहां पे आ जाएगा ये पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, n के बदले 1 रिप्लेस कर दीजिए। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में ये जो पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर है, इसके बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? सर E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर E1, मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो देखिए कैसा दिखेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगा? E2, उसको क्या लिख सकते हैं? 4E1। 4E1 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 9E2। 9E1। जस्ट n का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, E1, 4E1, 9E1, 16E1। तो देखो ये स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड है, तो ये एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिस वन। आप एक चीज बताइए, दो लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3E1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पर 7। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच में डिफरेंस फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन कितना है और वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से पैरामीटर? ये नोट डाउन कर लिया है? यस सर। तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल्स, हमने वैल्यू से ही देखा था, जो सेपरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरी करता है। तो देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, लुक एट द पॉइंटर, दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, 3E1, 5E1, नेक्स्ट वाला कितना होगा? 7E1। इसका मतलब हम जितना ऊपर जा रहे हैं ये सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, 3E1, 5E1, 7E1। ये एनर्जी लेवल्स है, ये जो ड्रॉ किया गया एनर्जी लेवल्स है, और जितना हम ऊपर जा रहे हैं ये सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन En+1 माइनस En। En क्या है?
nth स्टेट का एनर्जी। ई n+1 क्या है? n+1th स्टेट का एनर्जी। 2 कंसेक्यूटिव बोला गया है ना, तो nth स्टेट n+1th स्टेट, इनके बीच में डिफरेंस। तो देखिए nth स्टेट का एनर्जी क्या है, ये n+1th स्टेट का एनर्जी क्या होगा, ये n के बदले n+1 लिख दिया गया। ना इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो, ये आएगा 2n+1 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml²। ये जो n+1 होल स्क्वायर है, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आएगा 2n+1। तो यहां से एक चीज नोटिस कीजिए, जो दो लेवल्स के बीच में सेपरेशन है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल्स इज प्रोपोर्शनल टू 2n+1। 2n+1 और 2n+1 के साथ प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर n इंक्रीज करता है तो सेपरेशन इंक्रीज करेगा। एज n इंक्रीजेस सेपरेशन विल इंक्रीज। 2n+1 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो n इंक्रीज करेगा तो सेपरेशन भी इंक्रीज करेगा। और एक चीज देखिए, ऐसा भी ना क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मली ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया है, यहां पर ये m और l पे भी डिपेंड करता है। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। l क्या है? साइज ऑफ द बॉक्स। सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया, दो बॉक्स हैं, एक में प्रोटॉन है एक में इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए सेपरेशन ज्यादा होगा? तो दोनों के लिए सेम ही होगा। एक में प्रोटॉन है एक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगा। बिकॉज ये 1/m के साथ प्रोपोर्शनल है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए सेपरेशन कम होगा। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है बट ये तो क्वेश्चन आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। जब आपके पास दो बॉक्स पोटेंशियल्स हैं, 2 1D बॉक्स पोटेंशियल्स, एक में इलेक्ट्रॉन है एक में प्रोटॉन है, किसके लिए एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा या कम होगा? तो जिसका मास ज्यादा है उसके लिए सेपरेशन कम होगा, और जिसका मास कम है उसके लिए सेपरेशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एनर्जी लेवल्स है उनमें सेपरेशन ज्यादा होगा। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/l²। अब बताइए 1/l² के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा बोल दिया गया, दो बॉक्स पोटेंशियल है, दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों का साइज अलग अलग है, जिसका साइज ज्यादा होगा उसके लिए सेपरेशन कम होगा। 1/l² है ना, जिसका साइज ज्यादा उसका सेपरेशन कम, जिसका साइज कम है उसका सेपरेशन ज्यादा होगा। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, दो अलग अलग बॉक्स पोटेंशियल बोल दिए गए और बोला गया मास चेंज किया गया, साइज चेंज किया गया, तो क्या? तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर वो आपने वो पिछला साइड में जब आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो आप p²/2m कर रहे थे, तो p को तो h कट के आपने मान लिया, लेकिन वो इस केस में वैलिड हो गया, लेकिन हर केस में वो जरूरी नहीं है ना कि h कट के ही हो। डायमेंशनली तो वो h कट के ही है ना, बट एवरीवेयर नहीं होगा, बट डायमेंशनली वो सेम है। स्क्वायर वेव पोटेंशियल के तो लिख सकते हैं। ओके सर, मतलब अगर जनरली अगर पूछे तो हम लोग को वो ऑपरेटर डालना पड़ेगा। ऑपरेटर डालना पड़ेगा, बट p इक्वल टू h कट के किस सेंस में बोल रहे हैं? जैसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिखते हैं, h/p, यस सर। तो वहां से कैलकुलेट कीजिए p इक्वल टू h कट के ही है। तो डायमेंशनली वो सारे सिस्टम्स के लिए होगा, बट वो जो रिलेशन लिखा गया था वो स्क्वायर वेव पोटेंशियल्स के लिए आता। ओके सर। सर और अगर मतलब कोई भी हम लोग का आर्बिट्रेरी साइज दे दिया, मतलब मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो k स्क्वायर इक्वल टू लिख रहे हैं ना सर, ये रिलेशन आपका स्क्वायर वेव पोटेंशियल के लिए आएगा। बाकी p इक्वल टू h कट के तो नॉर्मल आप मैटर वेव के लिए लिख सकते हैं। सर अगर मतलब कोई आर्बिट्री जैसे गॉसियन वेव पैकेट दे दिया हम लोग को साइड में, तो वहां पे अगर उस पार्टिकल का अगर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल रहे हैं
तो सर तब उधर h by lambda मतलब वैलिड होगा, लेकिन फिर h कट के नहीं आएगा ना? उसमें हम बोलेंगे k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा, k अनसर्टेन हो जाए, ओके बिकॉज गाउशियन वेव पैकेट जो मिलेगा उसमें मोमेंटम आइगन स्टेट होगा जरूरी नहीं है ना, यस उसमें मोमेंटम के बहुत सारे वैल्यूज होंगे, k के बहुत सारे वैल्यूज होंगे, उसमें बोलेंगे k लैम्डा सारा अनसर्टेन है तो मोमेंटम भी अनसर्टेन। सर, तो मतलब डी बर्गली वेवलेंथ भी अनसर्टेन है, मतलब हम लोग कुछ बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने वेव पैकेट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, बिकॉज वेव पैकेट जो बनता है वो बहुत सारे वेवलेंथ से बनता है, तो वेवलेंथ यस में भी तो एक स्प्रेड आ जाएगा ना। यस सर, और एक क्वेश्चन था सर, आपने बोला था ना कि बॉक्सवेल पोटेंशियल मतलब मेटल वायर को दो इंसुलेटर्स के बीच में फ्यूज कर देना। सर तो मतलब एक सिंपल मेटल वायर रहेगा तो उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी स्टेट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इंसुलेटर लगा देंगे तो इतना सारे इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स बन जाएंगे। बोल सकते बिल्कुल, ओके सर। बिकॉज सिंपल मेटल वेयर है तो वो तो एक फ्री पार्टिकल है ना, उसमें तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। यस सर। ठीक है, बट इंसुलेटर लगाएंगे तो एक बाउंड्री क्रिएट होगा जिसका हाइट इनफाइनाइट है। यस प्लीज स्लाइड बैक सर। ओके सर, डन। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.